प्यारे बच्चों नमस्कार। यह हमारा चौथा वीडियो है एटम्स के ऊपर। इससे पहले के 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इससे पहले के 3 वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स तक का टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग नील बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे, जो नील बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, और ये देखेंगे कि ये जो एटॉमिक मॉडल है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को कैसे ख़त्म करता है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक था वो दोनों का दोनों ड्रॉबैक इस कारण से था कि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है या इलेक्ट्रॉन का जो कन्फिगरेशन है या इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, क्योंकि दोनों का दोनों उसी से रिलेटेड है। एक कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एक्सेलरेटेड होगा, और एक्सेलरेटेड होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका रेडियस घटेगा और वो स्पाइरल मैनर में न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी रेडियस का ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन का कोई भी एनर्जी पॉसिबल है और एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा। तो अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का दोनों जो ड्रॉबैक है वो केवल इस बात से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग नील्स बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि नील बोर ने इसको कैसे रेक्टिफाई किया, कैसे ओवरकम किया। तो पहला चीज़ तो ये है कि नील बोर पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड मॉडल में जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कन्फाइंड होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, और उस स्मॉल वॉल्यूम को नाम दिया गया था न्यूक्लियस। ठीक है, उस स्मॉल वॉल्यूम को नाम दिया गया था न्यूक्लियस। तो इसको उन्होंने एज इट इज़ उठाया है। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वैसा ही है जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में था। दूसरा, इसमें चेंज क्या किया उन्होंने, अभी वो कह रहे हैं, नील बोर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी आर्बिट्ररी रेडियस में रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो फिक्स्ड होगा, और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट। अब आपको स्टेशनरी स्टेट का ये मतलब नहीं समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा तो रेस्ट में होगा। यहाँ स्टेशनरी स्टेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उन फिक्स्ड ऑर्बिट में होगा तो उसका जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है जैसे एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब कांस्टेंट होता है। इन सब के वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो चूंकि सारे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज का वैल्यू कांस्टेंट या स्टेशनरी होता है, इसीलिए इस स्टेट को स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो कुछ फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और उस फिक्स ऑर्बिट को उन्होंने क्या नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट। अब तीसरा चीज ये है कि इस स्टेशनरी स्टेट को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां पर n वैल्यू ले सकता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद तीसरा के बाद चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, चौथा पॉइंट उनका ये था कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जंप करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये अलग अलग स्टेशनरी स्टेट है। ये पहला स्टेशनरी स्टेट है, ये दूसरा स्टेशनरी स्टेट है, ये तीसरा स्टेशनरी स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या सेकंड स्टेशनरी स्टेट या थर्ड किसी भी स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब रिलीज करेगा जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। ठीक है, या दूसरे एनर्जी स्टेट से पहले एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। अब यहां पर आपको समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करेगा
तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी होगा इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस फाइनल एनर्जी स्टेट। ठीक है, इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस फाइनल एनर्जी स्टेट। इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट में जितना एनर्जी था माइनस फाइनल स्टेज में जितना एनर्जी है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर इसका साइन अगर ये प्लस में आता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर ये माइनस आता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के अरेंजमेंट को एज इट इज एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कन्फाइंड होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, और उस स्मॉल वॉल्यूम को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन रेडियस के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का ये मतलब नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स ऑर्बिट में होगा तो वो रेस्ट में होगा। स्टेशनरी स्टेट का ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड ऑर्बिट में होगा तो उसका जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है जैसे एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो सब कांस्टेंट होगा, वो सब कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू स्टेशनरी होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि स्टेशनरी स्टेट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम mvr वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, जहां n इंटीग्रल वैल्यू लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा। ठीक है, जैसे पहला ऑर्बिट अगर लेंगे तो पहला ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिस पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है उस पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। अगर n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2h/2π, n का वैल्यू 3 डाल देंगे तो 3h/2π। और चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज या एनर्जी अब्जॉर्व तब करेगा जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। अगर वो अपने एनर्जी स्टेट में है, अपने स्टेशनरी स्टेट में है, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी होगा वो होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, मतलब इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस फाइनल एनर्जी स्टेट। अगर ये टर्म पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी रिलीज करेगा इस प्रोसेस में, और अगर ये टर्म नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये था नील बोर का एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग इस एटॉमिक मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे किसके ऊपर? हाइड्रोजन एटम के ऊपर। क्यों हाइड्रोजन एटम? क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल एटम है, तो सीखने सिखाने के लिए सबसे अच्छा एटम। तो चलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन एटम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या कहता है हाइड्रोजन एटम? तो सबसे पहले आपको मालूम है हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो एक प्रोटॉन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जो एक प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है? r। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, डिवाइडेड बाई r²। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा तो इसका वैल्यू बराबर होगा किसके? mv²/r के। सो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग क्या देख सकते हैं? mv²/r ये जो है ये बराबर है किसके? 1/4πε0 e²/r² के। तो एक r कट जाएगा तो हो जाएगा mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/r। ठीक है,
सो इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ के बाद हम लोग बोर का क्वांटाइजेशन रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा NH/2π। हम लोग h/2π, ये जो h/2π है, इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए h क्रॉस लिख लेते हैं। h क्रॉस का मतलब h/2π। अब एंगुलर मोमेंटम होगा mvr और ये हो जाएगा NH क्रॉस। सो जो r होगा वो हो जाएगा NH क्रॉस बाई mv, या फिर हम लोग पहले v निकाल लेते हैं। जो v होगा वो होगा NH क्रॉस बाई mr। ये इक्वेशन 4 होगी। इक्वेशन 4 को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। सो पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k लिख लेते हैं। पहले एक बार लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई r। सो m और v का वैल्यू क्या है, NH क्रॉस बाई mr इज इक्वल टू k e स्क्वायर बाई r, और ये v का स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा। सो ये हो गया m n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर r स्क्वायर नहीं होगा, ये केवल r है, k e स्क्वायर बाई r। अगर एक r देखें तो कट जाएगा, सो एक m भी कटेगा। सो क्या बचेगा, n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई m इंटू 1/r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर। सो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा के ई स्क्वायर m बाई n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग इस तरफ का चीज़ लिख लिए होंगे, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो अगर यहाँ से आप देखें तो जो r हो जाएगा वो r हो जाएगा n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई के ई स्क्वायर m, ठीक है। और हम लोग अगर देखें तो h क्रॉस कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। सो ये सारा कुछ कांस्टेंट है, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 5 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 5 का वैल्यू को 4 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 5 का वैल्यू को जब हम लोग 4 में पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से, वेलोसिटी पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू NH क्रॉस बाई m इंटू 1/r। सो v इज इक्वल टू NH क्रॉस बाई m और 1/r का वैल्यू वहाँ से है k e स्क्वायर m n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। तो एक h क्रॉस कट जाएगा, एक n कट जाएगा, एक m कट जाएगा। सो v इज इक्वल टू के ई स्क्वायर n h क्रॉस। आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, केवल n वेरिएबल है। सो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से दो चीज़ लेकर आए हैं, एक रेडियस लेकर आए हैं और एक वेलोसिटी लेकर आए हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज़, आई होप आप लोग ये लोग इसको लिख लिए होंगे। तीसरा चीज़ हम लोग जो निकालेंगे वो है एनर्जी। जो तीसरा चीज़ हम लोग निकालेंगे वो है एनर्जी। आप देख पा रहे होंगे कि सारा कुछ वैसा ही है जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोग कर रहे थे, सिवाय एक अजम्पशन के कि L जो होगा वो होगा NH/2π, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था -1/8π एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ई स्क्वायर बाई आर। इसको अगर हम लिखें तो ये आया था -1/4π एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर इंटू 1/2। सो ये इसको अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं k, तो -ke²
बाई 2r, ये आया था एनर्जी। अगर इस एनर्जी में, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर हम r का वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, या 1/r पुट कर दें यहाँ से, तो हम लोग का एनर्जी भी निकल जाएगा। तो अगर हम एनर्जी के लिए पुट करें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 7, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 8, इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन 9। पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 9, सो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/r। सो E इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई 2, और 1/r का वैल्यू है के ई स्क्वायर m एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। सो एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ई का पावर 4 m 2h क्रॉस स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, 1/n स्क्वायर। अब जब इस चारों चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, इन चारों चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मतलब है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका वैल्यू होता है। और अगर हम देखें यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और h क्रॉस, तो h का वैल्यू होता है, h क्रॉस होता है h/2 पाई, और h का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, और पाई का वैल्यू 3.14। जब आप इन सबको यहाँ पुट करेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट वाला, ये पूरा टर्म आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n स्क्वायर। सो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर 3 रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। पहला रिजल्ट है रेडियस का, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर के ई स्क्वायर m। दूसरा रिजल्ट है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई एन एच क्रॉस। और तीसरा रिजल्ट है एनर्जी का, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों रिजल्ट को थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे कि इन तीनों रिजल्ट का क्या मतलब निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं, बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग आगे के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो पहला रिजल्ट आया था वो आया था कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट था वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, और तीसरा रिजल्ट था एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। तो पहला सवाल तो है कि सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ठीक है, विचित्र प्राणी आ गया है यहाँ पर। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको बताएं तो अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, और हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल में रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल में जब रखा जाएगा तो उसका जो एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। आप फिलहाल यही समझिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएंगे तो डिस्कस करेंगे इसको। तो अब यहाँ पर इन तीनों रिजल्ट का मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, दूसरे ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 होगा, तीसरे ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 3 होगा। तो रेडियस जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। मतलब अगर n बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग क्लियरली देख भी पा रहे हैं कि n के बढ़ने से रेडियस बढ़ रहा है। दूसरा रिजल्ट क्या है? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी घटेगा। मतलब कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फास्ट रिवॉल्व कर रहा होगा, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो रिवॉल्व कर रहा होगा, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा और स्लो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, और जो तीसरा एक्सप्रेशन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर,
इसको ध्यान से इंटरप्रेट करना है। अगर हम लोग n बढ़ाएंगे, n का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ये घट जाएगा, और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट घटने का मतलब है कि नेगेटिव है, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आप समझिए, यहाँ पर अगर दिया हुआ है एनर्जी इज -10 जूल, एनर्जी इज -5 जूल, एनर्जी इज -3 जूल, तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। मतलब कि माइनस साइन के साथ जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये मैग्नीट्यूड घटेगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देखिए कि अगर n बढ़ाते हैं हम लोग, तो n बढ़ाने से ये जो एनर्जी है, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या होगा, घटेगा, और ये टर्म घटेगा तो माइनस साइन से घटेगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं हम लोग थोड़ा एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, और उस एनर्जी लेवल डायग्राम से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो पहला चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। तो फॉर n इक्वल टू 1 एनर्जी हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इक्वल टू 2 एनर्जी हो जाएगा -13.6 बाई 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग लिखते हैं फॉर n इक्वल टू, सॉरी ये 2 है, फॉर n इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा -13.6 बाई 9, और ये हो जाएगा -1. सो यहाँ 4 बचेगा, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोबेबली। उसके बाद अगर हम लोग n इक्वल टू 4 डाल देंगे तो एनर्जी हो जाएगा -13.6 बाई 16, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.84 के आसपास कुछ आता है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है Ze, तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, यहाँ n इक्वल टू 1 है, यहाँ n इक्वल टू 2 है, यहाँ n इक्वल टू 3 है। अगर आप देखें तो पहले ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है, एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। इस एक्सिस पर एनर्जी है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ एनर्जी है मान लेते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ मान लेते हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ हो जाएगा -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये n इक्वल टू 1 के लिए है, ये एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2 के लिए है, ये एनर्जी लेवल n इक्वल टू 3 के लिए है, ये एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4 के लिए है, और इसी तरह फिर आगे एनर्जी लेवल और बढ़े। आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसके y एक्सिस पर एनर्जी है और x एक्सिस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस एक लाइन ड्रॉ किया गया है ताकि आपको एक स्टेट समझाया जा सके। आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियल एनर्जी स्टेट के बीच का जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग काफ़ी बड़ा है, मतलब दो स्टेशनरी स्टेट के बीच का स्पेसिंग बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट की तरफ, एक्साइटेड स्टेट की तरफ बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि एनर्जी लेवल के बीच का स्पेसिंग घट रहा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसी के साथ हम लोग अपना आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।